साल में प्रारंभिक वर्षों में जो विद्यार्थी संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। ये बोलना है कि भैया जब बच्चा स्कूल में होता है तो आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। अधिक से अधिक संसाधन संपन्न वातावरण बच्चों को देना चाहिए। ये कहते हैं कि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेष रूप से अनुक्रिया करते हैं। अब देखिए पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दोनों क्लियर कट है, आपको है या नहीं मुझे बताइए। दोनों क्लियर कट है। एक मिनट, मेरे मोबाइल में शायद ना ये चालू नहीं हुआ है, पीसी में तो कमेंट्स दिख रहा हूं मैं आपके। चलिए बिल्कुल मित्रों, देखिए ये बहुत ज्यादा स्पष्ट है। देखिए पहला विकल्प यहाँ पर आपसे क्या कहना चाह रहा है, पहला विकल्प आपसे ये कहना चाह रहा है कि भैया अगर स्कूल में आप जाओगे, अच्छे संसाधन दोगे, अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे बच्चों के सामने, तो डेफिनेटली बच्चा जो यहाँ पर है वो भाई कहीं ना कहीं क्या होगा, सीखने के लिए प्रेरित होता है। सीखना के लिए एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट उसे चाहिए होता है। तो देखिए दूसरा विकल्प बिल्कुल वही कह रहा है। तो हाँ, ये दोनों विकल्प सही है। ए विकल्प कहता है कि भैया हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से बच्चों को सहायता देंगे, और दूसरा विकल्प हमसे ये कह रहा है कि आप एक ऐसा वातावरण बच्चों को बनाकर देंगे जहां बच्चा सीखने विशेष तौर पे सीखेगा, प्रभावशाली तरीके से सीखेगा। तो बिल्कुल दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। इट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक आएगा ही आएगा, ये मानकर चलिए। ऐसा हो सकता है कि पूरे पेपर में आज की डेट में ये 7 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिले। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं करने का तरीका क्या है। आपको पहला स्टेटमेंट पढ़ के समझना है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ के समझना है, ये देखना है क्या इसमें कही हुई बात इससे रिलेट कर रही है, तो डेफिनेटली ये इसकी व्याख्या करेगा। अगर इससे कही हुई बात इससे रिलेट नहीं कर रही है, इससे संबंधित नहीं है, तो ये इसकी व्याख्या नहीं करेगा। फिर आपको ये तय करना होता है कि ये कथन सही है या कथन सही है। अगर दोनों कथन सही हैं तो आप इनमें दोनों कथन सही वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगर कोई कथन आपको गलत लगता है तो आप उस ऑप्शन के साथ भी यहां पर जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका था, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। दैट्स अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। ये कहते हैं यहां पर इस क्वेश्चन के माध्यम से, चलिए पहले आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, पहले आप लोग अटेम्प्ट करेंगे भाई। चलिए देखिए बिल्कुल लाइव सेशन क्यों होते हैं, लाइव सेशन इसलिए होते हैं ताकि आप इसका इंटरेक्शन कर सकें, इसमें आपके जो डाउट्स हैं वो पूछ सकें, आपकी बातें रख सकें, इसीलिए हम लोग लाइव सेशन कराते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे, हालांकि विकास के क्षेत्र जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो विकास होता है ना, डेवलपमेंट के जो डोमेन होते हैं एक दूसरे से कैसे होते हैं, संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। फिर भी बौद्धिक क्षमताएं, मतलब आपकी जो बुद्धि होती है, बुद्धि के आधार पर आप जैसी तार्किक विचार इत्यादि विकास करेंगे उस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि भैया देखिए विकास के क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, पर जो बौद्धिक क्षमताएं होती है, बौद्धिक क्षमताएं मतलब जो आपके सोचने का तरीका है, जो आपका दिमागी विकास है, जैसे कि तार्किक विचार, इसमें से कह रहा है तार्किक विचार विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो आप बताइए यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं कोई मैथमेटिशियन है या कोई वैज्ञानिक है, तर्क के आधार पे चीजों को सोच रहा है। तो जैसे आर्यभट्ट की हम बात करते हैं, या कोई ऐसा मैथमेटिशियन है जो तर्क के आधार पे बात करता है, तर्क के आधार पे सोचता है, तो मैं आपसे क्या कहूं भाई कि भावनात्मक तो होगा नहीं, कि भावनाएं वहां होगी नहीं, कि भावनाएं तर्क के आधार पे नहीं हो सकती है। भावनाएं क्या होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है। जब आपकी मम्मी कुछ कहेगी तो वहां आप तर्कपूर्ण चीजें नहीं ढूंढते हैं, आप ये सोचते हैं कि भाई आपकी माँ कुछ कह रही है तो वो सही होगा या वो सही चीजें हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, शारीरिक नहीं हो सकता, शारीरिक नहीं हो सकता, सामाजिक नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, क्योंकि समाज तो ऐसी बहुत सारी चीजें वास करता है, जो तार्किक विचार वही होते हैं। जैसे समाज कुछ दिन पहले सती प्रथा को करता था भाई, औरतों को जिंदा जलाया जाता था। अगर उसका पति की डेथ हो जाती थी, अगर पति की मृत्यु हो गई है, तो ये बताइए समाज में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो तर्क विहीन होती हैं। समाज के डरे हुए लोग जो होते हैं ना, उसके ऊपर तर्क नहीं करना चाहते हैं, उसे बदलना नहीं चाहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें हम कहते हैं संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मकता का मतलब होता है कॉग्निटिव लेवल, इसका मतलब होता है आपका दिमागी विकास। तो जितना जिस बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा, जिस बच्चे का जितना ब्रेन डेवलप होगा, वो उसी के आधार पर क्या कर पाएगा भैया, तर्क कर पाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, संज्ञानात्मक है। अब भैया संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन जाने जाते हैं, आपको तो पता ही है, जीन पियाजे, आपके प्यारे जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों में सामाजिकरण के लिए
प्राथमिक प्राथमिक संस्था का कार्य करती हैं, प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है, प्राथमिक संस्थाएं की काम करती हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम एजेंट्स की बात करें तो भैया प्राथमिक एजेंट होते हैं, द्वितीय एजेंट्स होते हैं, आपको भी पता है और सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ एकदम एक चीज ध्यान देने वाली यहाँ पर निकल कर आती है मित्रों, क्या निकल कर आती है ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे थे सामाजिक मीडिया की। देखिए सामाजिक मीडिया कैसा होता है, सेकेंडरी होता है, जिसे आप कहते हैं द्वितीय। क्या कह सकते हैं, इसे आप द्वितीय कह सकते हैं। कानून आपका द्वितीय हो सकता है। धार्मिक संस्थाएं जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो है, ये कैसे हो सकते हैं, द्वितीय हो सकते हैं। पर आपकी जो फैमिली है, आपका जो परिवार है, ये कैसा होगा मित्रों, ये प्राथमिक होगा। कैसा होगा, प्राथमिक होगा। प्राथमिक का मतलब क्या होता है, प्राथमिक का मतलब होता है मित्रों पहला। क्या होता है, पहला होता है। क्या होता है, पहला होता है। अगर देखिए अब हम बात करेंगे, ये पूछ रहा है हमसे कि बच्चा समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से पढ़ता है, तो भैया आपका जो बच्चा होता है ना, समाजीकरण का पहला पाठ अपनी माँ से पढ़ता है। किससे पढ़ता है, अपनी माँ से पढ़ता है, अपने पापा से पढ़ता है, अपने पिताजी से पढ़ता है, अपने परिवार के सदस्यों से पढ़ता है। किससे पढ़ता है भैया, परिवार के सदस्य, सुनिएगा, परिवार के सदस्य, ध्यान दीजिएगा, परिवार के सदस्यों से पढ़ता है। अब देखिए इसमें क्या सीखने को मिला आपको कि जो प्राथमिक संस्थाएं होती है वो क्या क्या होती है, परिवार होती है, माँ बाप हो सकते हैं, वो परिवार के सदस्य हो सकते हैं। कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि ये परिवार के साथ यहाँ पे वो लिखकर कंफ्यूज करेगा आपको, आस, क्या करेगा भैया, आस पास पड़ोस, क्या करेगा, आस पास पड़ोस करेगा। अगर मैं कहूं कि आसपास पड़ोस आपको अकेला दिया हुआ है तो आप इसे प्राथमिक एजेंट मत मानिएगा। अगर आपको कहा जाए कि परिवार और आसपास पड़ोस का ऑप्शन है तो आप इसे प्राथमिक लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक की। देखिए सेकेंडरी या द्वितीयक में क्या होता है, जैसे आपसे कई बार पूछता है कि जो मीडिया है, आज देख रहे हैं ना सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये जो है ये समाजीकरण के कौन से एजेंट होंगे, प्राथमिक होंगे, द्वितीय होंगे, आप मुझे बता दीजिए। देखिए जब आपसे कहा जाए कि खेल का मैदान, स्कूल, विद्यालय, जो उसके मित्र होंगे, विद्यार्थी के जो संग साथी हैं, जो उनके मित्र हैं, या आप कहिए मीडिया है, धार्मिक संस्थाएं हैं, ये समाजीकरण की द्वितीय एजेंसी होती है। समाजीकरण की कौन सी एजेंसी होती है, द्वितीय एजेंसी होती है मित्रों। मैं आपसे एक बात फिर से कहना चाहूंगा, समाजीकरण की द्वितीय एजेंसी होती हैं। यहां अगर इस क्वेश्चन को आप समझ कर जा रहे हैं, मैं कहता हूं कि समाजीकरण का एक क्वेश्चन आएगा, वहां आपको एक नंबर 101% मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। जो मैं समझा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। अगर यहाँ कमेंट में आप केवल उत्तर दीजिए और बहुत फोकस के साथ मेरे साथ इस लाइव सेशन में जुड़िए, और लाइव सेशन में इस तरीके से पढ़िए कि भाई परीक्षा हॉल तक ये क्वेश्चन आपके दिमाग में गूंजते रहे कि सर यहाँ क्या पढ़ा रहे थे, और आपको इस क्वेश्चन को दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए हैं कि भैया यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीय क्या होती है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जीन पियाजे आ गए हैं, चलो भाई क्वेश्चन लगाएंगे, अपनी तमन्नाएं पूरी करेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमें बनता है। चलिए देखते हैं, अपनी तमन्नाएं पूरी करिए कि क्वेश्चन हमें बनता है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जल्दी से ढूंढा करो यार, फटाफट ढूंढा करो। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास। देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया है। ये चीजें जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए बताना चाहूंगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। उसके अनुसार किस चरण पर बच्चा दूसरों का अनुकरण करता है, अनुसरण या अनुकरण, बात एक ही है। अनुकरण करना अर्थात दूसरों को देखकर नकल उतारना, दूसरों को देखकर उसी के व्यवहार को फॉलो करना, दैट इज द इमिटेशन। इमिटेशन भी कहा जाता है, इसे अनुकरण भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अनुकरण भी कहा जाता है, इसे इमिटेशन भी हम लोग कहते हैं। अब देखिए अगर हम बात करेंगे तो ये किस एज में होता है, प्रश्न ये है। तो देखिए ये जो मित्रों ये होता है आपका संवेदीगामक अवस्था में। किस अवस्था में होता है, संवेदीगामक अवस्था में। बच्चा जो होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, ये बड़ों को देखकर सीखता है और उनकी नकल भी उतारता है, या आप कह सकते हैं कि उनका अनुकरण करता है। इसीलिए इस अवस्था को अनुकरण करने की अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था को अनुकरण करने की भी अवस्था कहा गया है। संवेदीगामक काल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका होता है भाई जन्म से 2 वर्ष तक। कब तक होता है मित्रों, जन्म से 2 वर्ष तक होता है संवेदी गामक काल। इसे आप लोग इंद्रिय गामक काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां आप लोग इंद्रियों का इस्तेमाल करके सीखते हैं। सेंस ऑर्गन जिसे कहते हैं, सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके सीखते हैं। जैसे आप अपनी आईज से देखकर सीख रहे हैं,
आप अपनी नोज से सूंघकर सीखते हैं, अपने मुंह से टेस्ट लेके सीखते हैं, अपने हाथों से किसी चीज को छूकर सीखते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और इस एज में जो बच्चा होता है वो अपने सेंस ऑर्गन से सीखता है। किससे सीखता है, सेंस ऑर्गन से सीखता है। ये बात मैं आपको बता दूं, बच्चा यहाँ पर किससे सीखता है मित्रों, सेंस ऑर्गन से सीखता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए संवेदी गामक अवस्था के बारे में। ये चीजें स्पष्ट है, किसी को कोई डाउट है? एक क्वेश्चन और आता है यहां पर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया वस्तु स्थायित्व, ध्यान दीजिएगा, वस्तु स्थायित्व जिसे आप कहते हैं भैया ऑब्जेक्ट परमानेंट, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंट का जो क्वालिटी होता है वो भी इसी एज में होता है। संवेदी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कुछ लोग आपको बताते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, कुछ लोग बताते हैं संवेदी गामक अवस्था में होता है, पर इसका ऑथेंटिक आंसर मैं आपको बताऊं, संवेदी गामक अवस्था होता है। संवेदी गामक अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां बच्चा आपका वस्तु स्थायित्व को समझ लेता है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी आंखों से ओझल हो जाए, आप उसे तब भी पहचान सकते हैं, तो उसे वस्तु स्थायित्व कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो बच्चा है, यहाँ पे उसके 4-5 खिलौने थे, अब ये कह रहा है कि भैया यहाँ पे उसका एक खिलौना ये वाला घूम गया, अब वो कह रहा है मुझे वही नीले रंग का खिलौना लाकर दो। ये कह रहा है कि भैया चलो, पापा ने कहा याला ले लो, याला ले लो, बच्चे फेंक दे रहा है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मुझे तो वही वाला चाहिए जो नीले रंग का था। तो इसका मतलब ये है कि वो नीले रंग का ऑब्जेक्ट बच्चों के सामने नहीं है, फिर भी बच्चा उसे पहचान रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंट की क्वालिटी कहेंगे। बात समझ में आ रही है? किस एज में आएगी ये एज आएगी संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था में भी आएगी, ध्यान रखिएगा, संवेदी गामक अवस्था में भी आएगा। देखो यहाँ पे जो बच्चा इसे पेपर 1 के लिए देख रहा है, पेपर 2 के लिए देख रहा है, दोनों के लिए मोस्ट यूजफुल वीडियो है, आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों में, मैं आपको बता दूं। देखिए हम बात करते हैं जीन पियाजे की, सुनिएगा। देखिए जीन पियाजे की टर्म्स में जाने से पहले बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जीन पियाजे, आप में से कितने लोगों को पता है कि जीन पियाजे की अवलोचना क्यों होती है? अवलोचना अर्थात होता है बुराइयां या इनकी कमियां ढूंढना, तो इनकी अवलोचनाएं क्यों हुई है? देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, पर इन्होंने क्या किया आपको पता है? इन्होंने क्या किया, अपने ही बच्चों पर इस्तेमाल कर लिया। किस पे कर लिया भैया? अपने ही बच्चों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब इनके क्या थे, अपने ही बच्चे कहें तो इनका एक लड़का था, ठीक है, एक लड़का था, सॉरी हाँ एक लड़का था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 लड़कियां थी, या तो आई थिंक इनके 3 बच्चे थे। ये याद रखिएगा, इनके 3 बच्चे थे, और उन्हीं 3 बच्चों में इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। उन बच्चों के नाम सुनिएगा। लड़की का नाम जैकलिन, जैकलिन याद रहेगा आपको, लड़की का नाम जैकलिन, अब लड़के का नाम है लुशियाना, और एक नाम और था जो शायद मुझे भी याद नहीं आ रहा है। सिर्फ 3 बच्चे थे इनके, और इनके तीनों बच्चों के ऊपर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चे का दिमाग किस तरीके से डेवलप होता है, एक बच्चे का दिमाग किस तरीके से विकसित होता है, इसके ऊपर इन्होंने कहीं ना कहीं किया अध्ययन किया था। याद रखिएगा, इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या किया था, इन्होंने अध्ययन किया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर क्या किया इन्होंने, अध्ययन किया। इसीलिए इनकी अवलोचना की गई कि भैया आपने तो अपने ही बच्चों में संज्ञानात्मक विकास डिस्कस कर लिया, दूसरों के बच्चों में नहीं किया, किसी जानवर में नहीं किया, इसलिए इनकी आलोचना की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि एक यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, सभी ने अलग अलग जानवरों का इस्तेमाल किया है। जैसे कि कुत्ते का इस्तेमाल किसने किया है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चूहे का इस्तेमाल किसने किया है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और आपको बताना है कि बनमानुष चिंपैंजी का इस्तेमाल किसने किया था इन एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए। जीन पियाजे ने तो अपने बच्चों का इस्तेमाल कर लिया था। तो ये चीजें भी स्पष्ट है आपको। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं ये? स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। और ये एक बायोलॉजिस्टिक भी हैं और एक मनोवैज्ञानिक भी हैं। ध्यान दीजिएगा इसके विषय में, इनकी कुछ टर्म्स होती है जिससे भी यह क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इससे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि भैया आज आपको मैं यहां से 2 नंबर दिलाने वाला हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से। कितने नंबर? 2 नंबर। किस किस को 2 नंबर चाहिए मुझे बताइएगा, किस किस को आप में से 2 नंबर चाहिए और किसे नहीं चाहिए ये आप बताइएगा, किसे चाहिए आप बताइएगा। चलिए मित्रों, सबसे पहला एक वर्ड आता है जीन पियाजे के टर्म्स में, अनुकूलन। अनुकूलन को आप जानते हैं एडेप्टेशन के नाम से, इंग्लिश में इसे एडेप्टेशन कहा जाता है। जैसे आपने अनुकूलन का मतलब समझा होगा या आपने पढ़ा भी होगा, अपने वातावरण के अनुसार आप ढल गए हैं तो उसे आप अनुकूलन कहते हैं। जैसे जैसा भी वातावरण है उसके अनुसार आपने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है, तो भैया उसे आप अनुकूलन कहते हैं।
और अनुकूलन का मतलब ये होता है कि आस-पास का आपका जैसा वातावरण है, आप उसी तरीके से हो जाए तो उसे आप अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन समझ में आया? इसके बाद देखिए एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टर्म्स आती है जीन पियाजे के जब हम सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टर्म्स आती है जिसमें 2 चीज़ें रहती है। एक होता है आत्मशक्तिकरण और दूसरा होता है समायोजन। क्या होता है? एक आत्मशक्तिकरण होता है और एक होता है समायोजन। आत्मशक्तिकरण को इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं और यहाँ समायोजन को कहा जाता है एकोमोडेशन। इन दोनों में डिफरेंस समझना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर आज इन दोनों में आप डिफरेंस समझ गए तो मैं कहता हूं कि 1 नंबर आपके कोई रोक नहीं सकता है। 1 नंबर आपके कोई रोक नहीं सकता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका 2 नंबर यहां से रोक कर दिखा दे। 2 नंबर आपके यहां से रोक के दिखा दे दोस्तों। चलिए, ठीक है। आपके कमेंट चल नहीं रहे थे। चलिए, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करेंगे, देखिए आत्मशतीकरण क्या होता है? अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने को आप आत्मशतीकरण कहते हैं। देखिए आपने क्या किया, अपने पिछले ज्ञान में कोई नए ज्ञान को ऐड किया, इसे आप आत्मशतीकरण कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर उन्होंने देखा था कि भैया यहाँ पे 4 पैर जिसके होते हैं वो कुत्ता होता है। क्या होता है? 4 पैर होते हैं वो क्या होता है भैया? डॉगी होता है। वो एक प्रकार का कुत्ता होता है। ऐसा बच्चे ने पूर्व में सीखा था कि जिस जानवर के 4 पैर होते हैं और वो कुत्ता होता है। तो क्या हुआ, वो अपने पापा के साथ घूमने निकली थी। सुबह सुबह का समय था। अब वहां पे अचानक से एक घोड़ा चला गया। क्या चला गया भैया? घोड़ा चला गया। अब जैसे ही उसने घोड़े को देखी तो वो कहती है यार बड़ा कुत्ता जा रहा है, बड़ा कुत्ता जा रहा है। फिर उसके पापा बोलते हैं भैया ये कुत्ता नहीं है, घोड़ा है। अब उसने देखा कि भैया कुत्ता भौंकता है, भौं भौं भौं, और यहाँ घोड़ा हिननाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं उसने ये सीखा कि भैया हर 4 पैर वाले जानवर क्या होते हैं? कुत्ते नहीं होते हैं, वो घोड़े भी हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा है, आत्म शांतिकरण किया है। तो जब केवल आप जोड़ते चले जाएं, प्लस करते चले जाएं, ऐड करते चले जाएं, किसी प्रकार को किसी चीज को डिलीट ना करें, किसी चीज को बदले ना, परिवर्तन ना करें, केवल ज्ञान को आप प्लस कर रहे हैं। जैसे आपको बताया गया कि भैया बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। मान लेते हैं एग्जाम्पल से और समझते हैं। हमें पता था कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बच्चे को केवल इतना पता था, इतना ज्ञान था। धीरे से पता लगा उसे कि भाई बाघ जो है बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु है। एक ज्ञान को और जोड़ा। फिर उससे पता चला कि भैया बाघ सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मिलते हैं, और ज्ञान को प्लस किया। मध्य प्रदेश में बाघों के सबसे ज्यादा अभ्यारण्य है, और ज्ञान को प्लस किया। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? केवल ज्ञानों को जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो। तो भैया उसे कहा जाता है आत्मशतीकरण, उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। क्लियर है? एक बार क्लियर है? थम्स अप दबाएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आपके, थम्स अप होने चाहिए कमेंट्स में अगर आपको क्लियर है तो। दूसरा आ जाता है समायोजन। अब समायोजन में क्या होता है? अपने पूर्व के ज्ञान में, सुनिए, जो आपने पूर्व में ज्ञान लिया हुआ है उसे वातावरण में तालमेल बैठाने के लिए समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? समायोजन कहलाता है। इसमें ऐसा भी होता है कि आपने पूर्व में कोई ज्ञान लिया हुआ है, उसे आपको बदलना पड़ता है नए वातावरण को अडॉप्ट करने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए। बात समझ में आ रही है? देखिए क्या होता है, कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं भैया आपको किसी ने बता दिया कि भारत की राजधानी भोपाल है। क्या बता दिया आपको? भारत की राजधानी भोपाल है। अब आपने तो ये गलत चीजें सीख ली कि भारत की राजधानी भोपाल है, पर आपको धीरे से बाद में पता चलता है कि भैया भारत की राजधानी तो दिल्ली है। तो आपने तुरंत भोपाल को अपनी मेमोरी से डिलीट किया और यहां पर ऐड किया दिल्ली को। तो भैया ये होता है कि आपने पूर्व ज्ञान को परिवर्तन किया है और उसमें नए ज्ञान को जोड़ा है, नया ज्ञान को समायोजित किया हुआ है। तो उसे आप समायोजन या एकोमोडेशन कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है मित्रों? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दोनों में अंतर यह है कि आत्मशतीकरण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और समायोजन में परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहे हैं। इसमें ज्ञान को केवल आप पूर्व ज्ञान से एक नए ज्ञान को जोड़ते जा रहे हैं, और इस वाले विकल्प में की बात करेंगे तो आप पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके कोई नया ज्ञान अडॉप्ट कर रहे हो, नया ज्ञान समायोजित कर रहे हो। बिल्कुल, यहाँ पे नाइस परवीन जी यहाँ पे थम्स अप दे रही हैं। चलिए फिलहाल अभी हम चलेंगे अगले पॉइंट ऑफ व्यू में, जो है आपका साम्य धारण। देखिए साम्य धारण को आप अगर देखेंगे एक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और एक टर्म्स आती है आपकी स्कीमा। देखिए बहुत सारे टर्म्स पढ़ाऊंगा आज मैं आपको, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि 2 नंबर आपको दिलाकर जाऊंगा आज मैं यहाँ पे। देखिए साम्य धारण या स्कीमा के ऊपर बात करेंगे हम। तो ये प्रक्रिया बालकों में आत्मशतीकरण और समायोजन की प्रक्रिया में संतुलित करती है। देखिए साम्य धारण जो होता है ना,
ये दोनों में एक बैलेंस बना के चलता है। जो आपने अभी पीछे पढ़ा आत्मशक्तिकरण और समायोजन है ना, दोनों में अगर बैलेंस बनाना है तो ये क्या करेगा भैया, साम्य धारण करेगा। याद रखिएगा स्कीमा क्या होती है। स्कीमा क्या होती है, जैसे शिशु में कुछ प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, आपने देखा होगा। बालक हर समय किसी वस्तु को देखता है, किसी व्यक्ति को देखता है, किसी दृश्य को देखता है, और बच्चा जिस दृश्य को देखता है, जिस व्यक्ति को देखता है, उसे पहचानता भी है। उसकी छवि उसके दिमाग में होती है। जैसे बच्चे को देखना, पापा का चेहरा देखेगा उसे याद रहेगा पापा है, मम्मी का चेहरा देखेगा मम्मी का याद रहेगा, बुआ का चेहरा देखेगा, मामा का चेहरा देखेगा। छोटा बच्चा है 1 से 2 साल का, सबके चेहरे याद है उसे, और वो बता देगा ये मामा है, ये चाचा है, ये बुआ है, ये फूफा है, ये सारी चीजें बता देगा वो। तो यहाँ एक्चुअल में आपको बताना चाहूंगा, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी दृश्य आपके दिमाग में उसकी फोटो है तो उसे ही आप स्कीमा कहते हैं। उस चीज को आप पहचान सकते हैं तो वही आपका स्कीमा है। मान लेते हैं आपको, जैसे कि आप आशीष सर को पहचानते हैं और ये आशीष सर आपको कहीं दिख जाए तो आप पहचान लोगे या नहीं पहचान पाओगे? पहचान लोगे। इसका मतलब आशीष सर की जो पिक्चर्स आपके दिमाग में स्कीमा फिट है कि आशीष सर ऐसे दिखते हैं, इन्हें हम पहचान लेंगे। मान लेते हैं ये पेन आपके सामने है, कि इसे जैसे ही मैं दिखाऊंगा आपसे पूछूंगा ये क्या है, तो आप कहोगे सर पेन है। मतलब ये क्या है, पेन को आप पहचानते हो, ये पेन का स्कीमा आपके दिमाग में फिट है। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊं भाई हनुमान जी का फोटो, तो आप तुरंत पहचान जाओगे, आपके दिमाग में तुरंत छप गया होगा कि हनुमान जी की फोटो क्या है। तो वो हनुमान जी की जो फोटो है ना, वो उसका स्कीमा आपके दिमाग में फिट है। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से स्कीमा भी। अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट को हम लोग लेते हैं, स्कीमा के बाद क्या आता है इसे हम देखते हैं। अब देखिए एक बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है, इन पॉइंटों से भैया क्वेश्चन बन ही बन रहा है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है, इससे 101% क्वेश्चन बनकर आ रहा है। देखिए एक आता है ये जीववाद। जीववाद को आप एनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिज्म। जीववाद, एनिज्म। एनिज्म इंग्लिश में कहते हैं। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम के लिए देख रहा है इसे, डेफिनेटली उसके जो वर्ड समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको वो भी क्लियर करा कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे जीववाद या एनिज्म की। ये क्या होता है, जैसे कि कोई बच्चा होता है, ये निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लग जाता है, या निर्जीव या सजीव में अंतर नहीं कर पाता है, उसे ही जीववाद कहते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि भैया उसकी जो डॉल है उसे भी चोट लगती है, उसे भी भूख लगती है, उसका अगर हाथ टूट गया तो उसे भी दर्द हो रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है, एक निर्जीव डॉल को सजीव समझ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जीववाद होता है। जीववाद को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चा दौड़ रहा है और जमीन में धपाक से गिर गया। अब जमीन में लग गई उसे, अब रो रहा है। अब मम्मी आएगी और भैया जमीन को 2-4 चांटे मारेगी, है ना, और बोलेगी मैंने मार दी हूँ, शांत हो जा। तो बच्चे को लगता है कि यार यहाँ पे मुझे चोट लगी तो जमीन को भी चोट लग गई, मम्मी ने मार दी, शांत हो जाओ। इसका मतलब वो क्या सोच रहा है, जमीन को भी चोट लगती है। तो निर्जीव वस्तु को जब वो सजीव समझने लग जाए तो उसे ही आप क्या कहोगे, उसे ही आप कहते हो मित्रों एनिज्म, उसे ही कहते हो जीववाद। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अहम केंद्रित। ठीक है, अहम केंद्रित को इंग्लिश में कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म। यह बालक यह मानता है कि वह जो कर रहा है, उसकी सोच रहा है, वही सब ठीक है। अब देखिए ईगोसेंट्रिक बहुत सारे बच्चे भी होते हैं और बहुत सारे बड़े लोग भी होते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ईगोसेंट्रिक होता है कि भैया वो जो कर रहा है वही सही है, तो दूसरा नहीं है वो सही नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, इसे ईगोसेंट्रिक कहते हैं। हालांकि ये बालकों में पाई जाती है और इसकी जो एज मानी गई है ईगोसेंट्रिक की, वो 3 से 6 वर्ष मानी गई है। कितनी मानी गई है? 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। हालांकि जीववाद की क्वालिटी जो होती है 2 से 7 वर्ष की उम्र में होती है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद की क्वालिटी पाई जाती है। अहम केंद्रित होना 3 से 6 वर्ष का है, अर्थात ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के चरण में ही अहम केंद्रित बच्चा पाया जाएगा। देखिए अहम केंद्रित में क्या होता है, बच्चे को लगता है कि सब उसकी मर्जी से हो रहा है, सब उसके लिए हो रहा है। जैसे वो रूम पे बैठा हुआ है, सारे रिश्तेदार आए हैं तो सारे रिश्तेदार मेरे ऊपर ही ध्यान फोकस कर रहे हैं, उसे अहम केंद्रित कहते हैं। बच्चों को लगता है मैं दौड़ रहा हूँ तो सूर्य भी मेरे साथ दौड़ रहा है, ये क्या है, अहम केंद्रित होना है। ठीक है, याद रखिएगा। उसे लगता है कि भैया यहाँ कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे पूरा ब्रह्मांड उसके साथ कार्य कर रहा है, अगर मैं चाह रहा हूँ तो सुबह हो रही है, मैं चाह रहा हूँ तो रात हो रही है। तो ये अहम केंद्रित है। देखिए अहम केंद्रित को एक और तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। हालांकि यार एक मिनट, ये आवाज तो आ रही ना, इसको बेटे देखिए यहाँ हम बात करेंगे पैड क्लासेस किसी को चाहिए तो भैया ऐप में लगातार विजिट करें, डिफरेंट कोर्सेस हैं वहां पे आप जा सकते हैं। देखिए हम बात करेंगे अहम केंद्रित होने के बारे में बात कर रहे थे। अहम केंद्रित होना ये भी होता है, जैसे कि कई बच्चे होते हैं जैसे कि अपना वीडियो गेम खेल रहे हैं, वो भाई वीडियो गेम खेलने लगा हुआ है, माँ कहती है यार जा दुकान से थोड़ा सा धनिया ला दे, है ना, वो माँ कह रही धनिया ला दे, उसको सुनना ही नहीं है, वो वीडियो गेम ही खेल रहा है।
माँ ने फिर कहा धनिया ला दे, वीडियो गेम ही खेल रहा है। फिर माँ ने फिर से कहा धनिया ला दे, वीडियो गेम ही खेल रहा है। मतलब ही नहीं है दूसरे के दृष्टिकोण से, खुद पे ही ध्यान केंद्रित है, तो उसे आप अहम केंद्रित कहेंगे। भैया अपलटावे का गुण देखिए, अब देखिए क्या होता है, इसे इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं, इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। देखिए पलटाभी, इसको अगर आ हटा दोगे तो पलटाभी बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, रिवर्सिबिलिटी बन जाएगा। पहले मैं आपको रिवर्सिबिलिटी समझाता हूं, उसके बाद आ रिवर्सिबिलिटी समझाता हूं। देखिए यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको जिस दिन ये पता लग जाए कि पानी से ही बर्फ बनता है और बर्फ से ही पानी बनता है, ये पानी को अगर आप फ्रीज में रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, और उसी बर्फ को ही आप क्या बना सकते हैं भैया, पानी बना सकते हैं। तो ये जो क्वालिटीज होती है इसे आप रिवर्सिबिलिटी का गुण कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, यहां पर पलटावी का गुण कहते हैं। जैसे कि बच्चा ये तो जानता है कि इसी रास्ते से स्कूल जाना है, पर बच्चा ये नहीं जानता है यहाँ पे कि इसी रास्ते से भी हमें स्कूल वापस आना है, तो ये गुण अपलटावी का है। अगर बच्चा ये नहीं जानता है कि भैया पानी से ही बर्फ, बर्फ से ही पानी बन रहा है, तो ये गुण अपलटावी का है। इसका उल्टा अगर हम कर दें, बच्चा ये जानता है कि इसी रास्ते से हम लोग स्कूल गए थे, तो इसी रास्ते से हम वापस आएंगे, तो ये गुण आपका पलटावी का हो जाएगा। समझ में आया, पलटावी और अपलटावी, ये हम लोग ने साइंस में पढ़ा था, छोटी क्लासेस में, आपको पता होगा। तो इसमें क्या करता है, बालक जो होता है संख्याएं, वस्तु या समस्याओं को उल्टा पलटने नहीं कर पाता है, पलट नहीं पाता है, ये ध्यान रखिएगा, पलट नहीं पाता है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे संरक्षण की क्वालिटी भी बच्चों के अंदर आती है, तो वो इसके ऊपर भी अभी हम लोग बात करने वाले हैं। संरक्षण की क्वालिटी के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे चर्चाएं करने वाले हैं जीन पियाजे को लेकर, और इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे।